नमस्कार, आज है 18 मई, दिन गुरुवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक में सिद्धरमैया सीएम, शिव कुमार होंगे इकलौते डिप्टी सीएम। विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने बेंगलुरु पहुंचे सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार। मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर भू विज्ञान मंत्री बनाया गया। अर्जुन मेघवाल होंगे कानून मंत्री। एसपी सिंह बघेल का भी बदला विभाग। जापान में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। जापान के पीएम के आमंत्रण पर पीएम कल होंगे रवाना। बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर लगा बैन हटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी। विदेश जाने का प्लान बना रहे लोगों को सरकार का झटका। क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने पर लगेगा 20% टीसीएस। 1 जुलाई से नया नियम होगा लागू। आज इंडिया 360 में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। अब विदेश जाना हो जाएगा कितना महंगा। और वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने गंवाई दिन की सारी बढ़त। निफ्टी ऊपर से करीब 150 अंकों से ज्यादा फिसला। रियल्टी, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों ने बनाया दबाव। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा दिन भर की दूसरी खबरों पर भी नजर डालें जो बनी है आज की टॉप न्यूज। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर जारी खींचतान खत्म हो गई है। सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। डीके शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। देर रात सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीके से बातचीत की। इसके बाद ही सीएम पद के लिए अड़े डीके तैयार हुए। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा। शिव कुमार ने आज सुबह कहा कि वो पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हैं। लोकसभा चुनाव में वो जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। डीके ने कहा कि पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सहमति दी है। हालांकि डीके के भाई और सांसद डीके सुरेश ने कहा कि वो पूरी तरह से खुश नहीं है। मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। कानून मंत्री किरण रिजिजू को पद से हटा दिया गया है। अब कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी। मेघवाल को कानून राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। मेघवाल पहले से ही संस्कृति मंत्रालय और संसदीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर हैं। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। आईएएस की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं। मेघवाल साइकिल से संसद जाना पसंद करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से हावड़ा के बीच 500 किलोमीटर की दूरी करीब 6.5 घंटे में पूरा करेगी। पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जजपुर, क्योंझर रोड, भद्रक, बालासोर और खड़गपुर में रुकेगी। साथ ही पीएम ने ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचा भी रहा है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। 62 साल का तहव्वुर अमेरिका की जेल में बंद है। लॉस एंजलिस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत ने तहव्वुर के प्रत्यर्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए उसके प्रत्यर्पण की इजाजत दी जा सकती है। कोर्ट में सरकारी वकीलों ने तर्क दिया कि तहव्वुर इस हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का बचपन का दोस्त है और उसे पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। आतंकी हमले के सिलसिले में एनआईए तहव्वुर की पूरी भूमिका की पड़ताल कर रही है। बिहार में जातीय गणना पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि बिहार में फिलहाल जातीय गणना नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट 3 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा और बिहार सरकार वहां अपना पक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी। तमिलनाडु में हर साल होने वाले खेल जल्लीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले राज्य सरकार के कानून को कोर्ट ने सही ठहराया है। इसमें हिस्सा लेने वाले बैलों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए कानून रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र में होने वाली बैलों की परंपरागत दौड़ को भी अनुमति दे दी है। यानी महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, कर्नाटक में कंबाला और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का परंपरागत खेल जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि ये खेल सदियों से संस्कृति का हिस्सा है, इसे बाधित नहीं किया जा सकता। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा। मामले में हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इसके जरिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट से अपील की है कि अगर दूसरा पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है तो उसके पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग किए जाने का आदेश दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई कोर्ट ने आज ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जैन की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक एम सिंघवी ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया। सिंघवी बोले कि आदमी कंकाल हो गया है, जेल में उसका 35 किलो वजन घट गया है। सिंघवी ने कहा कि जैन की सेहत लगातार बिगड़ रही है। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में है। 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। G20 सम्मेलन से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। श्रीनगर में आज सुरक्षा बलों ने जगह जगह चेकिंग की। लाल चौक पर क्लॉक टावर का जायजा लेने एनएसजी के कमांडोज पहुंचे। मरीन कमांडोज ने G20 बैठक से पहले डल झील का दौरा किया, सुरक्षा का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पहले 3 टियर सुरक्षा लगाई गई है। एडीजीपी विजय कुमार ने कहा कि ये सरकार का नहीं, अवाम का इवेंट है, लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। बजट में ऐलान के बाद अब सरकार ने विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर नए नियम जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन आ गया है। इसके मुताबिक 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर अब 20% टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगेगा। अब तक आपको डेबिट और फॉरेक्स कार्ड पर ही 20% का टीसीएस देना पड़ता था, लेकिन अब 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग या होटल बुकिंग पर भी 20% टीसीएस देना होगा। अभी 5% टीसीएस देना पड़ता है। हालांकि ये क्रेडिट कार्ड पर अब इसे 1 जुलाई से इसको भी दायरे में लाकर 20% कर दिया गया है क्रेडिट कार्ड पर भी। हालांकि 30 जून तक आपसे नया चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी आप पुराने चार्ज पर शॉपिंग या होटल बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन 30 जून तक ही। दरअसल बैंक अपनी ओर से आपका टीसीएस सरकार के पास जमा करते हैं और इसे आप टैक्स स्लैब के हिसाब से भी जमा करा सकते हैं। अगर आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं तो वो पैसा वापस आ जाएगा। आईएनआर में यानी कि इंडियन रुपीज में भारत में किए जा रहे खर्चे पर कोई टैक्स नहीं है। अगर बाहर जाकर फॉरेक्स पर पैसे खर्च करते हैं तो टैक्स देना होगा। फिलहाल अभी जो 20% का टीसीएस लग रहा है उसे टैक्स स्लैब के हिसाब से क्लेम किया जा सकता है। एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस पर पहले की तरह ही प्रावधान रहेंगे। विदेशी वेबसाइट्स पर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत में शॉपिंग करने के मामले में अभी बहुत ज्यादा कोई स्पष्टता नहीं है, स्थिति साफ भी नहीं है। थोड़ा सा समझेंगे इसको आगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशी मुद्रा में किए जाने वाला खर्च भी अब रिजर्व बैंक की एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में आ गया है। वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन संशोधन नियम 2023 अधिसूचित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में किए जा रहे खर्च को भी एलआरएस में शामिल किया जा रहा है।
एलआरएस के तहत एक व्यक्ति आरबीआई की अनुमति के बिना भी 1 साल में अधिकतम $2.5 लाख विदेश भेज सकता है। भारतीय रुपए के मुताबिक अगर आप लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेज सकते हैं, अगर आप $2.5 लाख से ज्यादा की रकम भेजते हैं तो आपको आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ेगी। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने इस फैसले को जब से लागू करने की बात की है, इसका विरोध भी हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इसे लेकर बिजनेसमैन और काम के सिलसिले में विदेश जाने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई और आम जो ट्रैवलर है उसकी भी। लोगों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल पर टीसीएस को नहीं बढ़ाना चाहिए था। लोगों का कहना है कि 20% टैक्स जो है वो काफी ज्यादा है। अब यानी कि विदेश जाने का उनका जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो 20% महंगा हो गया। दूसरा जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो क्लेम का जो पीरियड है वो बहुत लंबा है, एक साल तक। अगली बार जब आप अपना आईटी फाइल करेंगे तब तक आपका टीसीएस जो है वो सरकार के पास पड़ा रहेगा। अगर ये उनके पास होता, मसलन एफडी वगैरह में होता, तो उसका कम से कम उनको 7-8% तो मिलता। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से सरकार की नाइंसाफी है, लेकिन सरकार ने इसको लेकर एफएक्यूज भी जारी किए हैं। हालांकि उसमें क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शंस को लेकर कुछ खास बात की नहीं गई है, लेकिन अपनी तरफ से सरकार इसमें स्पष्टीकरण भी देने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वाकई में ये ज़रूरी था? सरकार तो कोई भी फैसला लेकर आती है तो उसको इकोनॉमी से जोड़ती है, उसको एक फिस्कल प्रूडेंस की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या वाकई में ये ज़रूरी थे या ये आम आदमी पर बोझ ज़्यादा डालेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। गिरीश वनवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर के। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान अमित कुमार जैन, पार्टनर हैं राठी जैन एंड एसोसिएट्स के। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। इसकी जरूरत थी क्या सर? देखो, दो चीज है चेंज में। एक चेंज है क्रेडिट कार्ड में जो भी खर्चा करते हैं उसको 2.5 लाख के लिमिट में लाना। वो तो बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि अगर मैं एलआरएस का लिमिट देखूं $250,000 तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो भी खर्चा एक आदमी करता है उसको $250,000 के बीच में होना चाहिए। तो वो क्लैरिफिकेशन तो मुझे लगता है सब्सटेंस में बिल्कुल राइट है। पहले थोड़ा कंफ्यूजन था, भाई मैं $250,000 एलआरएस भेजूंगा, फिर $50,000 क्रेडिट कार्ड में भी खर्चा करूंगा, 3 लाख करूंगा, 3.5 लाख करूंगा। वो सही नहीं था। तो उसको करेक्ट करना बिल्कुल वाजिब बनता है। तो क्लैरिफिकेशन कहता है $250,000 में क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सेकेंड चीज है जो 20% का टैक्स है, 20% का टैक्स कैश फ्लो इश्यू है। जो आदमी टैक्स भरता है उसको वो क्रेडिट मिल जाएगा, टीसीएस है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है। प्रॉब्लम आएगी वो जगह कहाँ जो आदमी खर्चा करता है जिसके पास टैक्सेबल इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे गेम्स खरीदते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, हाउस वाइफ्स शॉपिंग करती हैं जो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करती हैं, जिनके पास इनकम स्ट्रीम नहीं होता है इतना जो टैक्सेबल इनकम में आता है, एल्डर्स करते हैं, उनको दिक्कत होगी इसको एक्चुअली रिफंड में लेने के लिए। सो रियली $250,000 लिमिट क्रेडिट कार्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकेंड, क्रेडिट कैसे मिलेगा इसका 20% का, वो हमें पूरा अभी देखना पड़ेगा कैसे लॉ इवॉल्व होता है। बट सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब गवर्नमेंट क्या ये देख रही थी कि विदेश जाने वाले लोग क्रेडिट कार्ड से बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, हमें इसका कुछ मिल नहीं रहा है, या मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं? क्या मंशा क्या है इसके पीछे? इसका मंशा क्लियर है, दैट इज इट्स अ डिसइंसेंटिव नॉट टू स्पेंड ओवरसीज। तो जो आदमी बाहर घूमना चाहता है 20% उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है, तो इंडिया घूमो, आप इंडिया में खर्चा करो। तो ये एक मैकेनिज्म है फॉरेक्स को कंजर्व करने के लिए, खर्चे कम करने के लिए। पर गवर्नमेंट कहती है भाई आप खर्चा करेंगे भी तो 20% अगर आप टीसीएस जमा भी कराएंगे वो आप क्रेडिट में मिल जाएगा। ऐसा नहीं खर्चा है, खाली कैश फ्लो इशू बन जाता है। तो इट्स अ डिसइंसेंटिव फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंसेस। ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म तो नहीं है, चलो ट्रैकिंग मैकेनिज्म 1-2% में भी हो सकता है। इट्स अ डिसइंसेंटिव फॉर यू टू गो आउट एंड स्पेंड मनी इन फॉरेन करेंसी। ओके, तो यानी कि सीधा सीधा समझें तो डिसइंसेंटिव अगर ये है तो सरकार ये चाहती है कि आप विदेशों में जाके ज्यादा खर्चा वर्चा मत कीजिए। एक तो शायद मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि फिर डोमेस्टिक ट्रैवल को सरकार बढ़ाना चाहती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन को शायद सरकार ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, संभवतः इसलिए ये चेक किया गया है। लेकिन एक आम आदमी जैसे जैसे थोड़ा सा उसके हाथ में पैसा आ रहा है वो भी चाहता है, उसकी होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। अमित जी, आपको लगता है कि ये सही वक्त था ये फैसला लेने का कि क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि एकदम से हमने देखा सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक तरह से लोग थोड़ा सा परेशान हो गए।
सर अगर आप इसको एक्चुअल में नोट करो, जी बोलिए सर, हम सुन रहे हैं आपको। अगर आप इसको, हाँ जी, अगर आप इसको नोट करोगे, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द टाइमिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंटेंट बिहाइंड। अगर आप जो गवर्नमेंट का FAQ आया है, इफ़ वी क्लियरली गो इनटू द FAQ, विल फाइंड आउट दे आर क्लियरली स्टेटिंग कि पहले भी डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन, फॉरेक्स कार्ड के ट्रांजैक्शंस, दोज वर कवर्ड. द ओनली डिफरेंस वाज दैट द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाज नॉट गेटिंग कवर्ड. सो द इंटेंट इज़ वेरी क्लियर कि बहुत सारा, अगर आप देखोगे RBI का डेटा, अप्रॉक्सीमेटली 24 बिलियन US dollars हैज़ बीन स्पेंट under the LRS remittance in 22-23, and out of which more than 50% has been in overseas travel. अगर अब हम कहते हैं कि उसमें जो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन है वो कवर्ड नहीं है, सो द डेटा विद द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग राइट, एंड दैट इज द मेन इंटेंशन विच आई अंडरस्टैंड इज टू कैप्चर द डेटा. येस, वी अग्री दैट इट विल हैव कैश फ्लो इशूज. आप अगर देखोगे तो डोमेस्टिक फॉरेन ट्रैवल जो है उसमें भी इफेक्ट आएगा, पीपल विल बिकम मोर कंजर्वेटिव. बट if you consider the amount of tax rate जो 20% है, and that is the main concern, you know, even the viewers, people are coming with the views that the TCS rate could have been lower. But foreign travel अगर लोग कर रहे हैं apart from medical reason and for education reason, which are anyways exempted under, you know, or there are different slabs for that and different rates for that which are lower rates. हाँ, वो एजुकेशन और मेडिकल में तो 5% ही है अभी. एजुकेशन और मेडिकल में तो 5% ही है. लेकिन लोग ये कह रहे हैं, एक तो 20% आपने बहुत ज्यादा कर दिया, नंबर 1. दूसरा, जो प्रोविजन है रिफंड का, अब साल भर तक आपको 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक आपको वेट करना पड़ेगा. जैसा मैंने कहा कि रिफंड पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो लोग कह रहे हैं हम अपनी कमाई पे नुकसान क्यों झेल रहे हैं? सर, देयर आर टू थिंग्स अगेन. अगर आप इसमें देखोगे, जी बोलिए सर. हाँ जी, अगर आप इसमें देखोगे, देयर आर टू थिंग्स अगेन. दिस इज एडजस्टेबल अगेंस्ट योर एडवांस टैक्स एंड अदर टैक्स एक्सपेंसेस. सो इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय और अ बिजनेसमैन, आपको एनीवेज टैक्सेशन पे करना है, which could be in the form of advance tax, TDS, taxes, you know, self-assessment tax that you deposit across the year. So this is adjustable against that. Even as an employee, जो आपका TDS deduction होता है, if you give proper advance declaration to your employees, they will be liable to, you know, adjust your taxation accordingly, TDS deduction accordingly. So effectively effect किनको करेगा? Those set of people जिनके income correlate नहीं कर रहे with the kind of foreign travel expenses which you are doing or overseas travel expenses you are doing, and if there is a mismatch or, you know, there is not correlation between them, ऑटोमेटिकली दिस विल हैव एन इफेक्ट जहाँ पे येस आपका एडवांस में टैक्स कटेगा, एंड लेटर ऑन द टाइमिंग डिफरेंस वुड बी देयर, एंड जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं दैट लॉस विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर थिंग. बट we still need to see, you know, how the operational implementation happens to this particular, you know, the norm by the banks and financial institution, and if the travel, right, if they are in advanced plan, whether we can go ahead and apply for lower, you know, TCS certificates from the income tax authority to make sure the deductions are lower. अच्छा, ये ऐसा पॉसिबल है कि एडवांस में बुकिंग करके आप लोअर TCS के लिए कुछ अप्लाई करें? ऐसा कुछ है क्या? सर, लोअर TCS के प्रोविजंस है विद इन द इनकम टैक्स एक्ट. अच्छा. एंड इन मोस्ट ऑफ द सेक्शंस वी हैव सीन दैट द TCS बेनिफिट्स आर बीइंग टेकन, बट यस, it will again involve lot of complications and people might intend to avoid it. प्रोसेस बड़ी लंबी हो जाएगी. You need to go to a consultant. जी ठीक है. Exactly. You need to go to a consultant, and आपको cost benefit analysis भी देखना पड़ेगा. ठीक है. Because nothing would come for free. All right sir. गिरीश सर, इसमें कंज्यूमर के लिए कहीं कोई राहत की विंडो दिख रही है सर? मुझे लगता है जैसे 2-3 चीजें हैं. पहले तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से करिए ट्रैवल. ओके. इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं तो कंपनी को ही खर्चा करने दीजिए, तो वो कुछ रुकना नहीं चाहिए. सेकंड इज, अगर आप कंज्यूमर हैं, अपने बच्चे से इंटरनेशनल चीजें नहीं खरीदाए, खुद खरीदे, खुद अपना लिमिट यूज करिए. चूंकि आप अगर खुद काम कर रहे हैं तो आपको TCS अब्जॉर्ब करने में कोई तकलीफ नहीं होगी. इट्स लाइक एन एडवांस टैक्स व्हिच यू आर पेइंग. तो थोड़ा अगर आप अपने आप को थोड़ा माइंडफुली करेंगे चीजें, तो ये खाली पास थ्रू टैक्स रहेगा.
पर अगर आप रेकलेसली करेंगे, भाई अपने बच्चों से करा रहे हैं, अपनी वाइफ से करा रहे हैं, अपने बड़ों से करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी शायद इनकम नहीं रहेगी जहाँ क्रेडिट मिल सकता है। तो थोड़ा माइंडफुली अगर आप करेंगे तो ये कोई कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इसमें एडजस्ट हो जाएंगे लोग, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। चूंकि टीसीएस टैक्स नहीं है, इससे टैक्स कलेक्शन में क्या ना जिसका क्रेडिट मिलेगा आपको। हाँ, बट एडवांस है सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। लेकिन एक आम आदमी के लिए, माना एक आम आदमी अपने परिवार को लेकर बड़ी मुश्किल से उसने पैसा जोड़ा और उसने बड़े लंबे समय से प्लान किया था कि वो दुबई लेके जाएगा। अब दुबई ले जाने के बाद उसने 3 लाख रुपए का उसका टोटल खर्चा था। अब 20% उसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया, 60,000 रुपए एक्स्ट्रा। अब आज उसकी स्थिति नहीं है कि वो 3 लाख से ज्यादा आ पाए। साल भर बाद क्या होगा वो नहीं जानता, लेकिन इमीडिएट जो उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है। जी, तो मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए क्या होगा। हाँ जी, बताइए। 60,000 रुपये ज्यादा ज्यादा वो टैक्स भरेगा। हाँ, वो अपनी कंपनी को बताएगा मैंने 60,000 ऑलरेडी टीसीएस भर दिया है, मेरे कंपनी में कम टैक्स काटो। तो ऐसा नहीं है उसको टैक्स पैसा 1-1.5 साल के बाद मिलेगा। ओके, हर मंथ में उसका टैक्स जो कंपनी काटती है 60,000 से कम होता जाएगा ना। जो आदमी 3 लाख रुपया खर्च के बाहर जा सकता है उसका सर्टनली आमदनी बहुत होगी, तो ये टैक्स ऑब्जॉर्व करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसको। आप लॉजिक समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं। यानी कि जो कहा जा रहा है कि 1 साल का पीरियड का वेट करना पड़ेगा, वो आप कह रहे हैं कि कंपनी को इन्फॉर्म कर दो तो उतना लंबा आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टैक्स कट रहा है वो हर महीने उस हिसाब से कम कटेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, और जो आदमी 3 लाख खर्चा कर रहा है उसका उतनी आमदनी होगी जो ये टैक्स इजिली ऑब्जॉर्व हो जाएगा। अच्छा, ये तो मुझे लगता है खाली एक इसको बराबर प्लान करना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं है भाई सब सब नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अच्छा सर, अब जरा एक चीज हमें समझाइए, जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। अगर मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं या कोई बैठा है या बैठी है, और अगर वो इंटरनेशनल शॉपिंग कर रहे हैं, वो कहीं विदेश नहीं जा रहे हैं, यहीं बैठे बैठे इंटरनेशनल शॉपिंग कर रहे हैं, उनको लगेगा टीसीएस सर? बिल्कुल लगेगा, चलिए वो फॉरेन करेंसी में खर्च रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ बैठ के अगर मैं शॉपिंग कर रहा हूँ कोई बड़े ब्रांड की ओवरसीज, जिसका फॉरेन करेंसी में पैसा कट रहा है मेरे इंटरनेट क्रेडिट कार्ड में, तो मेरा फॉरेन करेंसी खर्चा हो गया। तो अगर वो फॉरेन करेंसी खर्चा हो गया उस पर 20% लगेगा। तो यानी कि कोई विदेशी अगर कंपनी है सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह, वो क्योंकि आईएनआर में काम कर रहे हैं, हम उनको पे आईएनआर में कर रहे हैं, वहां हमारा पैसा टीसीएस नहीं लगेगा। वहाँ टीसीएस नहीं लगेगा, चूंकि वो कलेक्शन आईएनआर में हो रही है, फिर आईएनआर में रेमिट हो रही है फॉरेन करेंसी पे, मैं पेमेंट कर रहा हूँ आईएनआर में। पर अगर मैं यहाँ बैठ के एक बुक ले रहा हूँ $20 का कोई बुक ले रहा हूँ अमेजोन पे, और $20 कट रहा है, तो उस पर टीसीएस लगेगा। ओके, तो इंसेंटिव इज टू स्पेंड इन इंडियन रुपीज ना, कोई गलत नहीं है। चूंकि फॉरेन करेंसी डिप हो रही थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया था। पर आई रिपीट वंस अगेन, ये 20% टैक्स नहीं है, ये टैक्स कलेक्शन है, तो क्रेडिट मिलेगा। बिल्कुल हाँ, सर, ये एडवांस टैक्स है आपका एक तरह से। एडवांस टैक्स है। हाँ, पर अगर बच्चों से कराएंगे तो बच्चों के पास तो इनकम ही नहीं रहेगी, उनके पास इनकम नहीं है, वो फाइल नहीं कर पाएंगे तो उनको वापस भी नहीं मिल पाएगा। एक चीज और है सर कंफ्यूजन में, एक चीज और है। अगर मैं विदेश जाने का प्लान करता हूं और मैं यहां बैठकर दुबई का या सिंगापुर का होटल अगर बुक करता हूं, तो मेरे को उस पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, चलिए आपने रुपीस नहीं फॉरेन करेंसी में खर्चा किया। ठीक है। और अगर मैं यहां से फ्लाइट बुक करता हूं और वो ओवरसीज की फ्लाइट है, माना सिंगापुर एयरलाइंस की है, लेकिन किया मैंने इंडियन प्लेटफॉर्म से, तो उस पर डिपेंड्स अपॉन किसमें आपका क्रेडिट कार्ड किसमें कटता है, रुपीस में कटता है कि डॉलर में कटता है। अगर फॉरेन करेंसी में कटेगा तो फॉरेन करेंसी कंज्यूम होगी। ओके, ऑलराइट। तो ये कुछ What is foreign currency expenses incurred on a credit card? ठीक है। अमित जी, आपका इस पर टेक फाइनल, क्या सरकार को कुछ तब्दीली इस पे लानी चाहिए? चलिए, उन केसेस में जहां पर आपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया, जैसा कि गिरीश सर बता रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल केसेस होंगे जहां पर आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, तो क्या रिफंड में अवधि को कम करके सरकार इस पे थोड़ा सा पुनर्विचार कर सकती है? There can be two options here. One, either to bring out a mechanism जहाँ पर हम इस तरह के specific transactions को pre-inform करके and based on our ITR take a pre-permission for a lower rate, but that will be very complicated. And the simplest would be, if the intent is to capture the data, we can simply reduce the TCS rate. I think that will meet both the requirements. One, collection of information, and second, being more cash flow beneficial for the users. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आम लोगों के सवालों के बहुत सारे जवाब दिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आप दोनों का।
गिरीश पनवारी सर, थैंक यू सो मच सर। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ये बहस गाने के बोल नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारी और आपकी सेहत का एक बड़ा राज भी छिपा हुआ है। एक स्टडी की माने तो ठंडे पानी से नहाने से तनाव का स्तर तो कम होता ही है, साथ ही मांसपेशियों में होने वाली दर्द और सूजन से भी राहत मिलती है। और इसीलिए आजकल महानगरों में आइस बाथ यानी कि क्रायोथेरेपी का चलन बड़ा तेज हुआ है। गर्मियों में ठंडे पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन जैसे ही सर्दी के मौसम करीब आते हैं, लोग गुनगुने पानी से शावर लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर नहाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल ठीक है या गुनगुने पानी का। वैज्ञानिक आधार पर जाएं तो पाएंगे कि ठंडे पानी से नहाना ज्यादा सेहतमंद होता है। ये बात केवल गर्मियों में ही लागू नहीं होती, बल्कि सर्दियों में भी लागू होती है। खासकर सर्दियों के दिनों में स्किन अक्सर रूखी हो जाती है और खुजली भी होती है। लेकिन ठंड के मौसम में भी अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो खून में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बेहतर हो जाता है, जिससे त्वचा का रूखापन चला जाता है और खुजली भी बंद हो जाती है। ध्यान रहे, अगर आपको बुखार है या कोई बीमारी है तो आप ठंडे और गर्म पानी के फायदे के फेर में न फंसे और सीधे डॉक्टर की सलाह लें। आजकल कोल्ड शावर यानी क्रायोथेरेपी का चलन शहरों में तेजी से बढ़ा है। क्या है ये थेरेपी, पहले इसे समझते हैं। इसे कोल्ड थेरेपी भी कहते हैं। इसमें बॉडी की थकान को मिटाने के लिए लोग आइस बाथ टब में नहाते हैं। ठंडे पानी के संपर्क में आने से बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर यानी बीटा एंडोर्फिन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामाइन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे तनाव कम हो जाता है और मूड खुशमिजाज हो जाता है। वहीं क्रायोथेरेपी लेने से बॉडी के मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बढ़ जाती है और इससे वजन घटाने में मदद मिलती है। क्रायोथेरेपी के एक सेशन में 400 से 800 कैलोरी बर्न की जा सकती है। वहीं माइग्रेन को कम करने में भी क्रायोथेरेपी लाभदायक है। जर्मनी की एक रिसर्च के मुताबिक ठंडे पानी से नहाने से लोगों में बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ठंडे पानी से नहाने के कुछ और फायदों की बात करें तो इससे खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और शरीर में एंडोपोनेक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियों में होने वाला दर्द, अकड़न और सूजन में राहत मिलती है। वहीं ठंड के मौसम में लोग आमतौर पर थोड़ा आलसी हो जाते हैं, लेकिन ठंडे पानी का शावर लेने से बॉडी एक्टिव रहती है। एक स्टडी में पाया गया है कि ठंडे पानी से नहाने के बाद सुकून की नींद आती है। लेकिन अगर किसी को हार्ट से जुड़ी बीमारी है तो उसके लिए ठंडे पानी से नहाना घातक हो सकता है। इससे खून की नसें सिकुड़ जाती हैं और हार्ट को पंप करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। ऐसे में हार्ट के मरीजों को ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहिए। फिलहाल तो गर्मियों के दिन है और ऐसे मौसम में पानी में डूबे रहने का मन करता है। उसमें भी अगर ठंडे पानी की बौछारें बॉडी पर पड़े तो इससे ज्यादा आनंद की बात और क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह जापान के लिए रवाना होंगे और शाम को 4:30 बजे जापान के हिरोशिमा शहर पहुंच जाएंगे। वहां पीएम मोदी G7 समिट यानी कि दुनिया के 7 बड़े देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जापान में भारत की जयकार, पाकिस्तान में भयंकर हाहाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई शाम 4:30 बजे भारत के समय के हिसाब से हिरोशिमा पहुंचेंगे और यहां इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उस वक्त हिरोशिमा में रात के 8 बज रहे होंगे। 19, 20, 21 मई 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिरोशिमा जाने का प्रोग्राम फिक्स हुआ है, तब से पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। इस्लामाबाद से लाहौर की सिचुएशन देखकर पाकिस्तान की आवाम दुखी है और ये दुख हिरोशिमा की तस्वीरें देखकर और बढ़ गया है। हिरोशिमा में ही G7 की मीटिंग होगी, जिसमें दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम G7 में शामिल होने की बात सपने में भी नहीं सोचते हैं। पाकिस्तान का पीएम चाहे शहबाज शरीफ रहे, चाहे इमरान खान, उन्होंने कटोरे की रेंज से बाहर कभी कोई प्लानिंग नहीं की। इसलिए पाकिस्तान के लिए मोदी की G7 वाली खबर जले पर नमक मिर्च लगने के बराबर है। आज पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक लड़की कैमरे के सामने पाकिस्तानियों से सवाल पूछती है। सवाल ये पूछा गया,
कि पाकिस्तान किस मामले में इंडिया से आगे है और पाकिस्तानियों का जवाब सुनकर हिंदुस्तानियों को अपने देश पर गर्व होगा। पाकिस्तानियों को यकीन है कि उनके नेता मुल्क को और नीचे ले जाएंगे। जापान में जय हिंदुस्तान की तैयारी है तो पाकिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तानी फौज आपस में भिड़ गए हैं। किसी भी वक्त फाइट का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है। इसके बाद भी पाकिस्तानियों की चिंता का सब्जेक्ट हिंदुस्तान की बढ़ रही ग्लोबल पावर है। हिरोशिमा से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गेल इंडिया ने आज चौथी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। नतीजों को लेकर गेल इंडिया के चेयरमैन और एमडी संदीप कुमार गुप्ता से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रथ ने। आज हमारे साथ गेल के सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता सर हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपका रेवेन्यू 57% ऊपर गया है, उसी तरीके से अगर देखा जाए जो आपको प्रॉफिट है वो लगभग 77% स्लम्प कर गया है, तो इसके लिए पीछे क्या कारण रहे और इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सर? या गैस के प्राइसेस जिस लेवल पे पहुंच गए और उसकी वजह से हमारा एक जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था उसमें सप्लाई डिसरप्शन हुआ, उसकी वजह से हमारे सारे बिजनेस वर्टिकल्स पर इसका प्रतिकूल असर हुआ इस साल में। ट्रांसमिशन में हमारे को डोमेस्टिक गैस का डीएलोकेशन हुआ और उसकी वजह से हमको हाई प्राइस्ड गैस को यूज़ करना पड़ा अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए। मार्केटिंग में हमको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जो कि लॉन्ग टर्म प्राइस पे बैक टू बैक ढंग से लाइंड अप थे, उनको हमको सर्विस करना पड़ा, जबकि कॉस्टली गैस खरीद के हमको वो सर्विस करना पड़ा। और इसी तरह से पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में क्योंकि ये हाई प्राइस्ड गैस वायबल नहीं थी, तो हमको प्लांट काफ़ी समय लोअर कैपेसिटीज़ पे चलाना पड़ा और कुछ पीरियड में शटडाउन भी रहे प्लांट्स, तो इस वजह से पेट्रोकेमिकल पे भी असर हुआ। और इस तरह से क्योंकि ये प्रतिकूल असर हर सेगमेंट पे हुआ, इसलिए हमारे प्रॉफिट्स पिछले साल के कंपैरिजन में कम थे। हालांकि इसका एक कारण ये भी है कि पिछले साल में भी हमारे को कुछ एक्सेप्शनल गेन्स हुए थे प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से, जो कि इस साल वैसे भी नहीं होने थे। तो लेकिन क्योंकि अब प्राइसेस नॉर्मलाइज हो गए हैं, हम आशा करते हैं कि ये सारे एडवर्स फैक्टर्स अब इस साल नहीं रहेंगे और 23-24 के लिए गेल अच्छा प्रॉफिट दर्ज कर पाएगा। सर, आप कई प्लांट्स के बंद होने की बात कर रहे हैं। आपका रत्नागिरी वाला प्लांट आपने बंद कर दिया, उसके पीछे क्या मुख्य कारण रहे? रत्नागिरी में आप हमारे डभोल टर्मिनल की शायद बात कर रहे हैं। हमारा डभोल टर्मिनल है जो 5 मिलियन टन कैपेसिटी का टर्मिनल है, लेकिन क्योंकि ये टर्मिनल ब्रेक वाटर इसका कमीशन हुआ ही नहीं था, तो ये अब सब ऑप्टिमल कैपेसिटी पे रन करता है। 2.9 मिलियन टन का ही इसमें यूटिलाइजेशन हो सकता है, इस वजह से ही इसका यूटिलाइजेशन कम रहता है। अभी ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और होपफुली अगले साल के शुरू तक, अगले कैलेंडर ईयर के शुरू तक हमारा ब्रेक वाटर कमीशन हो जाएगा, जिसके बाद हम इस टर्मिनल को फुल्ली यूटिलाइज कर सकेंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए सेबी का एक नया नियम लाने का प्रस्ताव, इसकी खबर सामने आ रही है। अब इनसाइडर ट्रेडर पर ही अपनी बेगुनाही साबित करने का जिम्मा होगा और अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज रेगुलेशन, ये एक प्रस्ताव है जिसे लाने की बात चल रही है। अब तक सेबी के पास सबूत नहीं होने से बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कमजोर पड़ जाते थे, इसलिए सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी करके ये राय मांगी है। पूरी डिटेल्स के लिए ब्रिजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। ब्रिजेश जी, इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों को रोकने के लिए सेबी का नया प्रस्ताव है, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है ये प्रस्ताव, इसकी डिटेल्स क्या है? बिल्कुल, प्रस्ताव ये कहता है कि अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस मिलते हैं लेकिन सेबी को सबूत नहीं मिल पाता है, तो ऐसे मामलों में जो व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा होगा, यानी जो सस्पिशियस ट्रेडिंग कर रहा होगा, जिसके ऊपर इस बात की शक की सुई होगी कि वो शायद जो मार्केट का नियम है उस नियम के खिलाफ जाकर कर रहा है ट्रेडिंग, या नियम को तोड़ मरोड़ कर ट्रेडिंग कर रहा है, या किसी भी तरीके से वो मार्केट के नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी साबित करने की कि वो जो भी एक ट्रेडिंग कर रहा है वो जेन्युइन ट्रेडिंग है, वो कोई गलत ट्रेडिंग नहीं है। दरअसल सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और उस कंसल्टेशन पेपर का मकसद ये है कि जो अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं उनको रोका जाए, और उनको रोकने के लिए यही रास्ता बताया गया है
कि जिस व्यक्ति के ऊपर सस्पिशियस बार बार सस्पिशन वाले सौदे कर रहा होगा, संदिग्ध सौदे कर रहा होगा, उसी के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो साबित करे कि क्यों उसका सौदा किया हुआ संदिग्ध नहीं माना जाए। और अगर देखें तो हाल के दिनों में इतनी सारी घटनाएं बढ़ी हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत सारे लोग जो है बहुत नए नए किस्म की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़रिए ये संदिग्ध सौदे कर रहे थे। तो सेबी को इसे रोकने के लिए ये इस नए नियम का प्रस्ताव किया है। हालांकि ये जो है ये जो बाकी इनसाइडर ट्रेडिंग नियम है उससे अलग होगा। ये केवल ट्रेडिंग के लिए जो है ट्रेडिंग की जो गतिविधि होती है वहां पर नजर रखने के लिए, उसको रोकने के लिए ये जो है लाया गया है। अब तक प्रस्ताव किया गया है जी। अब तक के जो प्रावधान थे क्या वो पर्याप्त नहीं थे, जो ये नया अब एक थॉट प्रोसेस लाने की कोशिश कर रही है सेबी? बिल्कुल, अगर देखें तो सेबी ने एक आंकड़ा दिया है। सेबी ने कहा है कि 2022 में 5000 अलर्ट जनरेट हुए थे। ये 5000 अलर्ट जो जनरेट हुए थे 3588 एंटिटीज के खिलाफ हुए थे और 97 मामलों में ऐसा पाया गया था कि कम से कम 5 बार 6 बार जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो एक ही तरह का था, यानी संदिग्ध था, लेकिन सेबी के पास कोई सबूत नहीं जुट पा रहा था और इसकी वजह से इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर पाए। तो अगर देखें तो जिस हिसाब से व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है या दूसरे और तरीके हैं, बहुत सारे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा और भी कई तकनीक हैं या कई भी और तौर तरीके हैं जिनके जरिए लोग गलत तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, संदिग्ध ट्रेडिंग करते हैं, नियम तोड़ करके ट्रेडिंग करते हैं। तो उन सब को रोकने के लिए सेबी जो है ये नियम लाने का प्रस्ताव कर रही है ताकि ऐसे लोगों को रोका जा सके और बाजार में गड़बड़ियां जो फैलाने वाले लोग हैं उनको जो है काबू में किया जा सके। बिल्कुल, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज रेगुलेशन का प्रस्ताव, कंसल्टेशन पेपर जैसा कि ब्रिजेश जी बता रहे हैं उसको जारी कर दिया गया है, राय मांगी गई है इनसाइडर ट्रेडिंग पर ये नया नियम। और मोटा बात यही कि अब इनसाइडर ट्रेडर जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो संदिग्ध ट्रेडिंग्स कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा जिम्मा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रोकर्स का संगठन एनमी सेक्टर के लिए कुशल लोगों की जरूरत को देखते हुए एक ट्रेनिंग संस्थान खोलने जा रहा है और इस संस्थान का मकसद ब्रोकिंग कारोबार के लिए उपयुक्त लोगों को तैयार करना है जो न केवल कारोबार की बारीकी समझें बल्कि इस कारोबार में उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी को भी समझें और इसके जरिए छोटे ब्रोकर्स के लिए भी काबिल लोग और टेक्नोलॉजी मुहैया कराने की कोशिश होगी। एनमी के नए प्रेसिडेंट विजय मेहता का कहना है कि अगले 3 साल में संस्था का काम करने का लक्ष्य रखा गया है। टेक्नोलॉजी जो है वो आज ब्रोकर के ऑफिस को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ बनती चली जा रही है। तो इसके लिए हमने एक एनमी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें लगता है कि एक तो ये वाला जो इंस्टीट्यूट है इट विल बी ये जो इनकम टैक्स वगैरह हैं उन सभी से CSR फंड्स के लिए इंटाइटलमेंट होगी। तो जितनी अपनी लिस्टेड कंपनी हैं वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करके और आने वाले समय के अंदर जो एक छोटा ब्रोकर है उसको स्किल्ड वर्कर चाहिए, स्किल्ड ट्रेडर्स चाहिए, स्किल्ड कंप्लायंस के लोग चाहिए, स्किल्ड बैक ऑफिस के लोग चाहिए और दूसरा उसको टेक्नोलॉजी हेल्प चाहिए। इन दोनों कामों के अंदर ये इंस्टीट्यूट जो है कुछ सालों के अंदर ब्रोकर्स की डिमांड को पूरा करने में कामयाब हो, ऐसा हम सोचते हैं। अगर किसी ने ब्रोकर की गारंटीड रिटर्न स्कीम में पैसे लगाए हैं और आगे जाकर पैसा फंस गया है तो एक्सचेंज से हर्जाना नहीं मिलेगा, भले ही कोई सौदा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ही क्यों ना हुआ हो। क्या है ये पूरी खबर? मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रिजेश कुमार जी बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, अब इसमें क्या है, इसकी डिटेल्स जरा बताइए इस खबर की। बिल्कुल, ये है कि अगर अभी तक नियम ये कहता था कि अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर सौदा किया गया है तो जिस निवेशक ने सौदा किया है, ब्रोकर अगर किसी स्थिति में डूब जाता है, बैठ जाता है, डिफॉल्टर हो जाता है, तो उन स्थितियों में जो निवेशक है उसको एक्सचेंज का जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड होता है वहाँ से उसको मुआवजा मिलेगा। अभी का नियम ये कहता है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ पर ब्रोकर
जो है वो गारंटीड रिटर्न दे रहा था निवेशक को, और ब्रोकर बाद में डूब गया। अनुग्रह जो स्टॉक ब्रोकर था वो, उसका कामकाज बंद हो गया, डिफॉल्टर हो गया। तो उस मामले में जो ब्रोकर था वो एक गारंटीड रिटर्न की स्कीम दे रहा था निवेशक को, और बाद में ब्रोकर डिफॉल्ट हो गया, निवेशक के पैसे फंस गए। तो निवेशक जो है वो गए, उन्होंने एक्सचेंज से मुआवजे की मांग की, लेकिन एक्सचेंज ने ये कहकर खारिज कर दिया कि ये तो गारंटीड रिटर्न की स्कीम में आप पैसे लगा रहे थे, तो आप भले ही ये दिखाया गया हो कि सौदा जो है वो एक्सचेंज पर हो रहा था, लेकिन मुआवजे के हकदार जो एक्सचेंज से मिलना चाहिए उसके हकदार नहीं होंगे। बाद में मामला सैट में गया और सैट ने भी इसी बात को माना कि अगर गारंटी रिटर्न की स्कीम दी जा रही थी ब्रोकर की तरफ से, तो भले ही ये दिखाया गया हो कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे सौदा हुआ है, मुआवजा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर 14 ऐसे निवेशक थे जिन्होंने सैट में इस एक्सचेंज के आदेश के खिलाफ चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। तो निवेशकों के लिए इसमें सबक वाली बात यही है कि गारंटी रिटर्न वाले ब्रोकर के लालच में नहीं आए, वरना एक्सचेंज से जो मुआवजा मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। आइए जुबिलेंट फूड पर बुल वर्सेस बियर के लिए जुड़ रहे हैं आशीष और नुपुर। आशीष है बुल और नुपुर बियर। सबसे पहले अगर आप देखें तो भारत में पूरा QSR स्पेस काफ़ी ज़्यादा बजिंग है, और जुबिलेंट फूडवर्क से बड़ी कोई कंपनी QSR स्पेस में नहीं है जो लगातार अपना विस्तार कर रही है। तो इस स्पेस में अगर कोई बेहतरीन स्टॉक चुनना है तो सिर्फ और सिर्फ जुबिलेंट फूडवर्क्स। तेजी के तर्क अगर बढ़िया है तो मंदी के भी उतने ही बढ़िया है। आशीष, शुरुआत करते हैं, कमज़ोर नतीजों की उम्मीद थी, उस पर खरी उतरी है कंपनी, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर नतीजे पेश किए। Q4 की बात करें तो हालांकि जो आय है वो 8% से YY बेसिस पे बढ़ के आई है, लेकिन कामकाज मुनाफा देखोगे तो 14% की ग्रोथ है। 3% का कंसेंसस मिस यहाँ पे आते दिखा था, क्योंकि जो लागत है वो काफ़ी हद तक बढ़ के आई थी, और मार्जिन में एक शार्प गिरावट है, 25% से गिरकर इस बार 20% के आसपास आते दिखे। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है जिसका इम्पैक्ट मार्जिन पे दिखा, और कंपटीशन इतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री में कि आगे की ग्रोथ आउटलुक बहुत डिफिकल्ट है। कंपटीशन तो इनके लेवल का, इनके स्केल के टक्कर में कोई भी नहीं है। और बात कर रही हो अगर आप ग्रो की, तो आप इंडिया में देखिए कितने बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। आपको सबसे पहले आय का आंकड़ा बताता हूँ, सिर्फ इंडिया बिजनेस बता रहा हूँ। रेवेन्यू में 36% की ग्रोथ है, वो भी पिछले साल के मुकाबले। ग्रॉस मार्जिन में 27 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन, और एबिटा भी अगर भारतीय इकाई का देखें तो 40% की बढ़त है। इससे बेहतर क्या नतीजे होंगे? मैनेजमेंट भी खुद कह रही है कि हमारा तो आउटलुक थोड़ा खराब है आगे चल के, तो आप थोड़े ग्रोथ कंसर्न्स जो ग्रोथ दिखा रहे हो वो मैच नहीं हो रही मैनेजमेंट कमेंट्री से, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हाईलाइट किया कि जो डिमांड की रिकवरी है वो नियर टर्म में नहीं नजर आ रही है उनको। इन्फ्लेशन के चलते हम देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी आइटम्स जो होते हैं वहाँ पे कटौती करते हैं, हर हाउस होल्ड की तरफ से कटौती आती है। तो मैनेजमेंट ने क्लियरली उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि एक जो उनका जो डिमांड को लेके जो आउटलुक है वो नियर टर्म में इतना जल्दी रिवाइव नहीं होता हुआ दिखेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि लंबी अवधि ने इस स्टॉक ने बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करके दिया है, और अभी भी मैनेजमेंट की तरफ से प्लान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिज्जा ही है इनका, अगर आप देखें तो लिस्ट काफी लंबी है। डंकिन डोनट्स है, होंग किचन है, एकदम जो कि बिरयानी के लिए भी है। यहाँ पर भी ये डाइवर्सिफाई लगातार करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि डोमिनोज में एक्सपांशन नहीं हो रहा है। साल भर में आप देखिए 200 से 225 नए स्टोर खोलने का प्लान है, और पोपाइज जिसका बस भी काफी ज्यादा है सर, यहाँ पर भी करीब 30 से लेकर 35 स्टोर इस साल खोल दिए जाएंगे। बाजार की बात अगर करें तो बाजार में आज वीकली एक्सपायरी के दिन जोरदार खरीदारी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 125 अंकों से ज्यादा फिसलकर 61,432 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 52 अंक गिरकर 18,130 के लेवल पर क्लोज हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 54 अंकों की बढ़त के साथ 43,752 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रियल्टी, फार्मा और FMCG शेयरों ने दबाव बनाया। भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो को न्यूयॉर्क पुलिस ने कैप्टन पद पर नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाली माल्डोनाडो दक्षिण एशियाई मूल की पहली महिला बन गई हैं। आपको बताएं कि प्रतिमा भुल्लर को बीते महीने कैप्टन पद पर नियुक्त किया गया था। फिलहाल वो साउथ रिचमंड हिल इलाके में 102वें पुलिस स्टेशन का नेतृत्व करेंगी। प्रतिमा भुल्लर का जन्म पंजाब में हुआ था और वो 9 साल तक पंजाब में ही रही। 9 साल की उम्र में वो अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क चली गई थी। टॉप 4 की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 64वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 15 रन से हरा दिया। इस हार के बाद प्लेऑफ की रेस में पंजाब किंग्स की राह कठिन हो गई है। अब टीम अपना आखिरी मैच जीतने के बाद भी
पॉइंट्स टेबल में 14 अंक तक ही पहुंच सकती है। ऐसे में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पंजाब किंग्स को बेंगलुरु और मुंबई के एक-एक मैच में हारने की दुआ करनी होगी। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 213 रन बनाए। 214 रन का टारगेट को चेस करने उतरी पंजाब के बल्लेबाज 20 ओवर में 8 विकेट पर 198 रन ही बना पाए। आईपीएल 2023 के क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबलों के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। 23 मई को पहला क्वालिफायर खेला जाएगा। एलिमिनेटर मुकाबला 24 मई को खेला जाएगा। ये दोनों ही मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जाने हैं। इसके लिए टिकट्स की बिक्री शुरू हो गई है। एलिमिनेटर और क्वालिफायर का सबसे सस्ता टिकट 2000 का है। सबसे महंगा टिकट 5000 रुपए का है। 2000 रुपए का टिकट खरीदने वाले दर्शक सी, डी और ई लोअर स्टैंड में बैठेंगे। 2500 रुपए का टिकट खरीदने वाले दर्शक अपर स्टैंड में बैठेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अनिल पटेल को भारतीय टीम के मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपको बताएं कि अनिल पटेल गुजरात क्रिकेट संघ के सचिव हैं। साल 2017, 18 और 19 के दौरान अनिल पटेल भारतीय टीम के मैनेजर रह चुके हैं। अनिल पटेल जिस सीरीज में टीम मैनेजर रहे उसमें टीम इंडिया का सक्सेस रेट 100% रहा है। टीम इंडिया को 7 जून से 11 जून तक लंदन के ओवल मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच खेलना है। यूईएफए चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला 10 जून को इस्तांबुल के इंटर मिलान और मैनचेस्टर सिटी के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल मैनचेस्टर सिटी डिफेंडिंग चैंपियन रियल मैड्रिड और इंटर मिलान ने एसी मिलान को हराकर लीग के फाइनल में प्रवेश किया। इंटर छठी बार और सिटी दूसरी बार लीग के फाइनल में पहुंची है। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग चैंपियंस लीग का ये 31वां सीजन है। इस लीग की शुरुआत 1955-56 में हुई थी और तब यूरोपियन यूनियन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि यूएफा की ओर से आयोजित लीग का नाम यूरोपियन चैंपियंस कप था। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का अगले महीने भारत आना तय है। इसकी पुष्टि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ के चैंपियनशिप के ड्रॉ के वक्त हो गई। अगले महीने की 21 तारीख से होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है। मतलब दोनों की टक्कर ग्रुप स्टेज में तय है। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए का मैच टूर्नामेंट के पहले दिन 21 जून को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीम पिछली बार ढाका में सैफ कप में 12वें सत्र के दौरान सितंबर 2018 में आपस में भिड़ी थी। भारत ने उस वक्त यह मैच 3-1 से जीत लिया था। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #Zindia360 पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।